आलम भाकुनी जी, कैलाश सिंह जी, राजेंद्र नेगी जी, शंकर विश जी, कुंदन भंडारी जी, भुवन दोषाद जी, वो सोमेश्वर घाटी पेज के साथ जुड़े हुए मेरे सभी दोस्तों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और मुझे आप सबसे बातचीत करते हुए प्राकृतिक दौलत का खजाना बोरारो घाटी, अपरिमित प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा नमूना सोमेश्वर वैली, किस किस वैली के नाम से इसको पुकारूं, इस क्षेत्र का हर हिस्सा अपने आप में अनूठा है। काश प्रकृति ने जब हमको बोरारो वैली दी थी, सोमेश्वर वैली दी थी, तो उस समय एक 2-3 दर्जन और इतनी ही सुंदर वैलीज दे दी होती, तो फिर हम देश के सबसे मालदार इलाके। खैर, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सोमेश्वर घाटी के लोगों को कि आपने अपनी इस प्राकृतिक सुंदरता को, प्रकृति की इस देन को संभाल के रखा हुआ है और आप इसको संवार भी रहे हैं। आपने खेती के क्षेत्र में उत्पादन के बहुत ऊंचे मापदंड स्थापित किए। सोमेश्वर घाटी के लोगों ने अपने अतीत के इतिहास के अनुरूप भविष्य की तरफ भी बहुत दृढ़ता से कदम बढ़ाए। पहले राजाओं की सेना में सेना नायकों के रूप में, फिर आज़ादी के सेना नायकों के रूप में इस घाटी के लोगों ने बढ़ करके भाग किया। इसीलिए गांधी भी यहाँ के पराक्रम को प्रणाम करने, यहाँ के पराक्रम को अपनी आंखों से देखने के लिए चनौदा आए और कौसानी में रहकर उन्होंने अनाशक्ति योग के नाम से देश को सोच की एक नई धारा प्रदान की। और आज भी इस घाटी के नौजवान, इस घाटी के लोग देश की अनेक रूपों में सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छे स्थान पर, बहुत लगन के साथ देश की प्रतिष्ठा को भी बढ़ा रहे हैं और हमारे इलाके की प्रतिष्ठा को भी बढ़ा रहे हैं। और जो नई पीढ़ी है आज की, हमारी नौजवानों की पीढ़ी, जिनसे मैं इस समय मुखातिब हूँ, उस पीढ़ी में बहुत सारी संभावना है। उनमें हमारे अलग अलग क्षेत्रों में कल नेतृत्व देने वाले लोग मौजूद हैं। आप मिलजुल करके काम करें, एक दूसरे का हाथ बटाते हुए काम करें और साहसपूर्ण तरीके से आगे बढ़ें। मेरी या आप सबको शुभकामनाएं। हमने का अर्थ कांग्रेस ने हमेशा इस क्षेत्र से अपना जुड़ाव बना कर रखा, क्योंकि हम इस क्षेत्र के बलिदानी वीरों की गाथा के बिना हमेशा अधूरे थे। चनौदा के बिना
भारत की आज़ादी की लड़ाई की शौर्य की गाथा हमेशा अधूरी रह जाएगी। यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, जिनमें आज़ाद हिंद फौज के सिपाही भी सम्मिलित हैं, उनकी वीर गाथा के बिना देश की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास अधूरा है। और यहाँ जिस तरीके से रचनात्मक कार्यकर्ताओं की फौज तैयार हुई, जिन कार्यकर्ताओं ने एक रचनात्मक दिशा राजनीति को प्रदान करने का काम किया शांतिलाल त्रिवेदी आदि के नेतृत्व में, वो भी अपने आप में अद्भुत अनुकरणीय उदाहरण है। और आज भी यहाँ के लोग उस परंपरा को बनाए हुए हैं। उसके लिए मैं उनको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विकास की दौड़ में भी ये इलाका हमेशा आगे रहा और मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि यहाँ के विकास के जितने बड़े स्तंभ स्थापित हुए, चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे ताकुला में पॉलिटेक्निक हो, चाहे यहाँ का डिग्री कॉलेज हो, चाहे यहाँ के सब ट्रेजरी से लेकर तहसील तक की यात्रा हो, और या 200 बेड के हॉस्पिटल की स्वीकृति का मामला हो, यहाँ के स्कूलों का उच्चीकरण हो, नई सड़कों का निर्माण हो, पुल पुलियों का निर्माण हो, सबके साथ हमारे हाथ जुड़े रहे। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं की निरंतर कोशिशों से ये सारे काम स्वीकृत हुए हैं। उसके लिए यहाँ के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो अपने निजी कामों से ऊपर विकास के कामों को देखने का काम करते हैं। उनमें से एक आध लोग अब हमारे बीच में नहीं है, हरीश शाह जी, उसका मुझे गहरा दुख है। वो बीच में हमारा साथ छोड़ करके चले गए, मगर उन्होंने जो शुरुआतें की हैं, उन शुरुआतों को बढ़ाने के लिए यहाँ के नौजवान निरंतर प्रयत्नशील हैं। मैंने मेडिकल के क्षेत्र में और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार के लिए कई कदम उठाए। उनमें से एक कदम का मैं सोमेश्वर के संदर्भ में विशेष तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। वो है 200 बेड के हॉस्पिटल की स्वीकृति। किसी ने मांगा नहीं था, मैंने स्वीकृत किया। यहाँ के जो कम्युनिटी हॉस्पिटल था उसको हम और उच्चीकृत नहीं कर सकते थे, तो मैंने कहा हम 200 बेड का हॉस्पिटल भी यहाँ बनाएंगे, और ये कम्युनिटी हॉस्पिटल तो हमने स्वीकृत किया ही किया, और उसमें कई सुविधाओं की स्वीकृति की प्रोसेस हमने प्रारंभ कर दी। मुझे बहुत तकलीफ है ये कहते हुए कि इसके साथ हमने एक ऐसा ही 200 बेड का हॉस्पिटल कर्णप्रयाग के पास में बनाया। कर्णप्रयाग के पास में जो 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया, उसको दर्जा घटा करके 100 बेड का कर दिया गया है, लेकिन बन रहा है 100 बेड का। लेकिन सोमेश्वर में काम रुका पड़ा है। शायद शासन ने मान लिया है कि सोमेश्वर के हिस्से में मंत्री आई हैं, तो सोमेश्वर को 200 बेड के हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं, जबकि चिकित्सा सेवाओं के लिए इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा इस तरीके के हॉस्पिटल की जरूरत है। मैंने एक कल्पना की थी कभी, हम गायने के क्षेत्र में 2 ऐसे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे जिनसे गायनेकोलॉजिस्ट निकलेंगी, और वो गायनेकोलॉजिस्ट को हम उत्तराखंड की सेवाओं में ले सकेंगे, ताकि हमारी मेडिकल सेवाओं में विशेष तौर पर महिला स्वास्थ्य की दिशा में जो डॉक्टर्स की कमी है, उस कमी को पूरा किया जा सकेगा। और उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सिमली में और सोमेश्वर में ये 200 बेड के हॉस्पिटल स्वीकृत किए थे। खैर, समय सबसे हिसाब मांगता है। कल जो इस काम की उपेक्षा कर रहे हैं, उनसे भी हिसाब मांगेगा।
और मैं आप सबके सामने बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी हमको अवसर मिला, हमने हर अवसर में विकास की दौड़ में सोमेश्वर को पिछड़ने नहीं दिया, हमेशा आगे रखने का प्रयास किया और आने वाले दिनों में भी हमारा यही प्रयास रहेगा। हमने एक काम और कृषि के क्षेत्र में यहाँ प्रारंभ किया था। हम चाहते थे कि आधुनिक धान की खेती, पर्वतीय धान की खेती के केंद्र के रूप में सोमेश्वर घाटी को विकसित किया जाए। एक समय था जब यहाँ की बासमती की और यहाँ के हंसराज की खुशबू लोगों को दीवाना कर देती। भूमि वही है, मिट्टी वही है, खुशबू मिट्टी की वही है, मगर हमारे भावों में, हमारे हाथों में, हमारे कर्म में कुछ परिवर्तन आ गया। उसके कारण हम उस स्तर पर इसको लेकर के नहीं जा पा रहे, जबकि यहाँ से लेकर के बांसुरी सेरा तक ये सारा जितना इलाका है, ये धान का ऐसा भंडार हो सकता है जो हमारी स्मृति का भंडार बन जाए। वो अभियान मेरे रहते तो चला, लेकिन मेरे बाद वो अभियान ढीला पड़ गया। अन्न उत्पादन, पशुपालन और हमारे छोटे कुटीर धंधों की, आम धंधों की, ये एक आदर्श सदी हो सकती है। मैं आगे नौजवानों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो हस्तशिल्प के और छोटे ऐसे कामों के स्टार्टअप प्रारंभ करें। आज मैंने समाचार पत्र में जुनियाली एक डॉल का जिक्र पड़ा है, हमारी उत्तराखंडी डॉल, उत्तराखंडी वेशभूषा में डॉल, देख करके मंत्रमुग्ध हो गया। यदि इस तरीके के हम स्टार्टअप प्रारंभ करें और विशेष तौर पर महिला स्टार्टअप प्रारंभ, हम दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। हस्तशिल्प के क्षेत्र में ये इलाका बहुत धनी रहा है, चाहे पत्थर का हस्तशिल्प हो, चाहे लकड़ी का हस्तशिल्प, उसको फिर से पुनर्जागृत करने की जरूरत थी। इसीलिए मैंने अल्मोड़ा के निकट जागेश्वर में मुंशी हरिप्रसाद जी के नाम से एक परंपरागत शिल्प का संस्थान जो विश्वविद्यालय के स्तर का होगा और स्वीकृत किया था, उसका काम प्रारंभ किया था। उस काम को भी वर्तमान सरकार ने रोक दिया, जबकि हस्तशिल्प ही हमारी भाग्य की रेखा है। यदि हम हस्तशिल्प में कोताही बरतेंगे तो सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, और फिर सरकारी नौकरी किसी क्षेत्र का भविष्य बनती है, ये मैंने नहीं देखा जब तक आप उसके साथ दूसरे रोजगार, दूसरे काम धंधे नहीं जोड़ते। केरल हमसे ज़्यादा शिक्षित क्षेत्र है और हमसे पहले वो सरकारी नौकरी में गए, हमसे पहले उन्होंने दुनिया के दरवाजे खटखटाए, लेकिन आज वहाँ की सरकार भी स्थानीय शिल्प को महत्व दे करके उस दिशा में मजबूती से रोजगार का, स्वरोजगार का संवर्धन करने का काम कर रहे हैं। हमारे पास सोमेश्वर के क्षेत्र में प्राकृतिक संपदा के रूप में बहुत सारी ऐसे उत्पाद हैं जिन उत्पादों के आधार पर, और विशेष तौर पर मैं आपसे कहूँगा कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियों की खेती यहाँ संभव है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो हाइट उनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट हाइट है, ऊंचाई भी है, ठंड भी है, और साथ साथ जो है एक निर्धारित तरीके की एल्टीट्यूड भी है। तो यहाँ उन जड़ी बूटी के उत्पादों की तरफ भी हमारे नौजवानों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। हम पशुपालन के क्षेत्र में अपने एरिया को आदर्श बनाने की कोशिश करें, और उसके लिए यहाँ दुग्ध व्यवसाय को हम आधुनिक स्वरूप प्रदान करें। और मेरा सुझाव रहेगा अपने नौजवान दोस्तों से कि उसके लिए उनको छोटी छोटी
छोटी छोटी समूह बना करके उन समूह के आधार पर गोपालन शुरू करना चाहिए, और उसके बकरी पालन भी शुरू करना चाहिए, और उनके दूध का आप जैविक चीज बना करके भेजें, ताकि दूर चीज़ों को भेजने में खर्चा ज़्यादा ना आए। यदि दूध भेजेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, खर्च ज़्यादा आएगा ट्रांसपोर्टेशन का। उसको घटाने के लिए ज़रूरी है कि हम जैविक चीज़ आदि बनाने की परंपरा प्रारंभ करें, और बकरी के दूध को सुखा करके डाई पाउडर के रूप में, और उसकी मैदानी क्षेत्रों में जहाँ डेंगू बहुत होता है वहाँ बड़ी भारी मांग रहती है, और उसकी बहुत अच्छी खेती, बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। बल्कि मैंने एक बकरी पालन योजना शुरू की थी, जिसमें विधवा महिला बकरी पालन योजना, 3 बकरी और 1 बकरा देते थे हम। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1.5 साल के बाद जिस महिला को ये बकरी वो दी जाती थी, वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाती थी, क्योंकि बकरी ये तेजी के साथ बढ़ती है। और मेरी कोशिश थी कि हम इतना बकरी पालन करें अपने उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, कि हम जैविक मीट के सप्लायर बने। दिल्ली में जैविक सब्जियां तो सब जगह से आती हैं, मगर जैविक मीट का कोई सप्लायर नहीं है। तो वो वैक्यूम जो बना हुआ है, उस वैक्यूम को उत्तराखंड भर सकता है। तो उस दिशा में हमने पहल प्रारंभ की थी। खैर, मैं आपके लिए बकरी के दूध और गाय के दूध पालन की, उसकी डेयरी आधारित काम को संचालित करने का सलाह आपको दूंगा कि उस पर आप फोकस करें। खेती में नए प्रयोग करें। अभी मैंने जड़ी बूटी के उत्पादन की बात आपसे कही, कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो यहीं पर यहाँ बेहतर तरीके से पैदा हो सकती है। तो उतनी ही बेहतर तरीके से यहाँ कई तरीके के और उत्पाद भी पैदा हो सकते हैं, जिनको हम दूर भी भेज सकते हैं। अब जब से सोमेश्वर से आगे गगास से आगे उड़ी महादेव होकर के विख्यासैन, और विख्यासैन से मरचूला वाली सड़क मिल गई है, तो अब सोमेश्वर से दिल्ली का रास्ता 4.5 घंटे के करीब का हो गया है। अर्थात हम रात के 1 बजे चल करके सुबह दिल्ली के हाट में, दिल्ली की मार्केट में अपनी सब्जियों को, अपने कृषि उत्पाद को या अपने दूसरे उत्पादों को बेच सकते हैं। तो इतनी दूरी घट गई है, तो उसका हम समुचित लाभ उठाने का काम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग इस क्षेत्र में आए, और इस क्षेत्र में आने के लिए आपको जल संचय की योजनाओं पर जोर देना चाहिए। मैंने कोशी में ये काम प्रारंभ किया था। मेरा मकसद था कोशी और गोमती में, दोनों में एक प्रयोग के तौर पर हमने बनाए थे, और वो प्रयोग हमारे सफल रहे। हम अच्छा खासा जल संचय कर पाए हैं, और मेरी ये हार्दिक इच्छा थी कि हम इस तरीके का जल संचय सारे क्षेत्रों में, लगे हुए सब क्षेत्रों में भी करें। और यहाँ एक DFO थे पहले, उन्होंने मेरे समय में जंगलों में बहुत सारे ऐसे जलाशय बनाए थे जिनमें पानी रोकते थे। मकसद ये था कि कोशी में इतना पानी आ जाए कि हम उस पानी का उपयोग अपनी खेती के बेहतरी के लिए कर सकें। क्योंकि इस इलाके में यदि पानी होगा तो फिर यहाँ की मिट्टी हमको कभी गरीब नहीं होने देगी। तो हमको पानी का संचय करना है। तो उसके लिए हमारे दोनों गधेरे जो कोशी में मिलने के लिए आते हैं, उनमें छोटे छोटे बंदे बना करके पानी को रोकने की योजना बनाई जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के नौजवान इस दिशा में पहल प्रारंभ करेंगे। और आज सरकार चाल खाल की बात करने लग गई है। वैसे या देर में इनको ख्याल आया, मगर ख्याल आया, और ख्याल यदि देर में भी आए तो अच्छा है। हमने जो ये काम जब प्रारंभ किया था, तो मैं बानगी के तौर पर 20 बड़े जलाशय और 200 मध्यम आकार के जलाशय बना करके गया था,
और चाल खाल तो जंगलों में मैंने हजारों की संख्या में वन विभाग से बनवाए थे। तो छोटे छोटे जो है जंगली जानवरों के उनके उसके लिए पानी संग्रहित रहे ताकि जंगलों में हरियाली बनी रहे। मैंने ट्रेंचेज भी बहुत बनवाए थे ताकि जंगल को हम हरा भरा रख सकें, पानी को रोक कर। और उस पर हमको अपना निरंतर फोकस बनाए रखना है। 21वीं सदी उसी की होगी जिसके पास पानी होगा। और उत्तराखंड सौभाग्यशाली है कि हमारे पास पानी का हिमालय रूपी रिजर्वॉयर है। सिर्फ आपको आवश्यकता यह है कि जमीन पर आने वाली हर बूंद में का हम संचय करने का प्रयास करें। मैं जानता हूं कि यदि हम बरसात के अंदर आने वाले जल का 30% भी संग्रहण अपने घर गांव आदि में कर लें तो हम फिर कभी गरीब नहीं रह सकते। और इसीलिए मैंने जल बोनस योजना शुरू की थी। वृक्ष बोनस, दुग्ध बोनस और मडुआ बोनस के साथ मैंने जल बोनस योजना भी प्रारंभ की थी ताकि ये बोनस योजनाएं हमारी परंपरागत चीजों के उत्पादन के प्रति हमको प्रेरित करने का काम कर सके। मैं जानता हूं कि हमारे लोगों में अकूत क्षमता है। यदि कमी कहीं पर है तो उनको समुचित सहयोग नहीं मिल पाता। और ये सहयोग उत्पादन की आधुनिक बीज प्रणाली आदि की जानकारी, मिट्टी की का परीक्षण ताकि किस तरीके के उत्पाद के लिए उपयुक्त मिट्टी है, और मार्केट। और ये तीनों चीजें सरकार को उपलब्ध करवानी चाहिए। आपके बगल में विवेकानंद अनुसंधान संस्थान, ये संस्थान पर्वतीय खेती के लिए वरदान के रूप में खड़ा है। और मैंने इनके बहुत सारे गांव में लाए गए परिवर्तनों को नजदीक से देखा है। मडुए के क्षेत्र में भी ये बहुत सराहनीय परिवर्तन बीज लेकर के आए। और तो छोड़िए, मडुए की कुटाई बड़ी श्रमशील होती है, उसके लिए मडुआ थ्रेशर लेकर भी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट लेकर के भी आए हैं। तो ये हम उसका कितना लाभ उठा सकते हैं उस पर हमको जोर देने की ज़रूरत है, उस पर हमको फोकस करने की ज़रूरत है। हम अपने समय का जो इस समय का चुनौतीपूर्ण समय है, इसको अवसर पाने की चुनौती के रूप में बदलें। हम ये समझें कि हमारे सामने आई हुई कोरोना की कठिनाई ने और बाहर जहां हम काम कर रहे थे वहां काम छूटने की कठिनाई ने हमसे कह दिया है कि अब नए सिरे से अपने आप को खड़ा करो, नए सिरे से अपने आप को इन्वेंट करो, अपने आप को तैयार करो। क्योंकि व्यक्ति के अपने हौसले पर बहुत निर्भर करता है। सरकार मनरेगा की बात कर रही है, स्वरोजगार की बात कर रही है। मनरेगा तो कांग्रेस की देन है। जिस समय हमने मनरेगा प्रारंभ किया था, बल्कि आज के हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये क्लोजल नहीं, बिल्कुल वेस्ट है, धन का दुरुपयोग है। लेकिन आज वही दुरुपयोग एक वरदान के रूप में दिखाई दे रहा है। और दूसरी हमारी जो योजना सस्ते गल्ले की थी, जिसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कहा जाता है, दो दो रुपया किलो गेहूँ, 2 रुपया किलो चावल, वो भी सरकार के लिए वरदान के रूप में आई है। और उससे लोगों की बड़ी मदद हो रही है। लेकिन ये मदद को हमको अस्थायी मान करके चलना है। हमें मदद लेने वाले के बजाय धीरे धीरे अपने को मदद देने वाले में बनना है। हम जानते हैं हमारे बहुत सारे नौजवान साथी अपने अवसर खोजने के लिए पुनः अपने कार्य क्षेत्रों में जाएंगे। लेकिन जो साथी वहां नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां भी काम सूख रहे हैं, काम कम हो गए, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो यहाँ काम प्रारंभ करें। उसमें प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ
एक योजना जिस पर सोमेश्वर घाटी के लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए, वो है हमारे जो होम स्टे का है पर्यटन। यूरोप के अग्रगणी पर्यटक स्थलों के अगल बगल जितने भी गांव होते हैं, उन गांवों में 75% आबादी होम स्टे को अपनी आजीविका का माध्यम बनाती है। और इस समय वीर चंद सिंह गढ़वाली में मैंने भी कुछ परिवर्तन किए थे, बड़ी आकर्षक बना करके गया था, लेकिन 3 साढ़े 3 साल में चीज़ें हालात बदल गए हैं। उसमें फिर से बदलाव ला करके उसको फिर से सुधार करके उसके अंतर्गत आप फायदा लीजिए। सरकार ने, अभी मैं पढ़ रहा था, कहीं एक अच्छी बात कही है कि आप अपने प्रयासों से भी घर बना रहे हैं तो आपको भी हम सब्सिडी का हकदार बनाएंगे। तो अच्छी अच्छी बात है, अच्छा सही होगा, अच्छी सोच है सरकार की। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये होम स्टे की दिशा में आप रुक जाइए। जो लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रहे थे, होटल आदि आदि में काम कर रहे थे, वो इधर की तरफ ज़रा अपना रुझान बढ़ाएं और हमारे व्यंजनों के साथ अपने होम स्टे को आगे बढ़ाएं। आपको प्रारंभ में कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन क्रमशः ये एरिया पूरा जो सोमेश्वर का चारों तरफ का एरिया है कौसानी की, ये होम स्टे का एक मॉडल बन सकता है। हमने अल्मोड़ा में शुरू करवाया था, कुछ वहाँ हमको सफलता मिली थी। सबसे बड़ी सफलता हमको मिली गर्ब्यांग, गुंजी और कुटी में, जहाँ आज नेपाल अपना दावा कर रहा है। का, काली काला पानी के पास में उस एरिया के गांव में आप पता कर लीजिए कि हमारी जो होम स्टे की योजना थी, सांस्कृतिक पर्यटन की योजना थी, वो कितनी कारगर रही है। उसने चमत्कार किया है। फिर आपके पास तो भगवान शिव है ऊपर इन लोग, और आपके पास बैजनाथ है, आपके पास गणानाथ है, आपके पास कठारमल का सूर्य मंदिर है, और आपके पास भगवान जागन्नाथ है। चारों तरफ हमारे पास धार्मिक स्थल भी हैं, पर्यटक स्थल भी हैं, प्रकृति के वास भी है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे जो जंगल है वो नेचर रिच हैं। आपके पास पांडुकोली के जंगल का जो इलाका है, ये ऑक्सीजन का भंडार है। यहाँ लोग वेलनेस के लिए आएंगे। मैंने राज्य सरकार से कहा है कि आप लोगों को आमंत्रित करिए कि यदि आप कोरोना पीड़ित हैं और आप स्वस्थ हो गए हैं तो आप हमारे राज्य में अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए आइए। हम आपको 50% पर होटल सुविधाएं प्रदान करेंगे, और जो शेष 50% है उसको सरकार और होटलियर्स आपस में बांट लें, आपस में शेयर कर लें उस खर्चे को। और लोगों को जंगलों में ले जा करके 1-2 घंटा वहाँ उनको ऑक्सीजन, क्योंकि आज लोग ऑक्सीजन की तलाश में भी बहुत, लोगों को अपनी शारीरिक पुष्टता के लिए, अपने फेफड़े आदि ठीक रखने के लिए शहरी क्षेत्रों में उसकी सबसे बड़ी कमी होती है। तो हम तो ऑक्सीजन के भंडार हैं। तो अपने होम स्टे के चारों तरफ हम बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं, अपने सांस्कृतिक परिवेश का, धार्मिक परिवेश का, सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने व्यंजन शक्ति का, जो हमारे घरों में अन्नपूर्णाएँ हैं, हमारी माताएं बहनें, उनके स्वास्थ्यवर्धक भोजन बनाने की जो कला है, उस कला को यदि हम अपने मार्केटिंग की कला के साथ जोड़ें, अपने व्यंजनों को हम लोगों को लुभाने के काम में लाएं, उनको खिलाने के काम में लाएं। अब यहाँ आकर के भी यदि छोले भटूरे लोगों को खाने पड़े, ऐसा नहीं मैं छोले भटूरे का विरोध में हूँ, छोला भटूरा भी हमारा एक व्यंजन है, लेकिन इडली डोसा खाना पड़े या असम का ढोकला यहाँ पर लोगों को ढूंढना पड़े और वो उनको सर्व किया जाए, तो वो ठीक नहीं है। बजाय उसके हमारा बेड़ू रोटी और हमारी 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 श्लोकाणी, हमारी बटवाणी, हमारा राजमा, हमारी चीज़ें, हमारा रायता, सब चीज़ें फोकस में आ सकती है।
और आपने देखा होगा मैं निरंतर कोशिश करता हूँ किसी न किसी तरीके से अपने किसी एक उत्पादन और व्यंजन को मैं चर्चा में लाऊं, और उसका बड़ा सार्थक लाभ भी मिलता है, उससे लोगों को फ़ायदा होता है। मैंने पिछली बार 2-3 साल पहले गेठी हमारे वहाँ गांव में 10 रुपये किलो भी मिल जाती थी, इतनी कोई पूछता नहीं थे गेठी। मैंने गेठी को चर्चा में लाया। आज मुझे खुशी है कि गेठी 55-60 रुपये किलो बिक रही है। एक समय कोई भी व्यक्ति जो है कीवी को नहीं पहचानता था। जब हमने कीवी, अखरोट और नींबू के मिशन स्टार्ट किए और चुआरू के मिशन स्टार्ट किए, आज उसका परिणाम है कि इन चीज़ों का उत्पादन भी बढ़ा है, इनकी मांग भी बढ़ी है, और आज ये गेम चेंजर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए जब मैंने जिस समय मेरा वृक्ष मेरा धन योजना शुरू की थी, और तो उसका लक्ष्य यही था कि हम अपनी जितनी उपलब्ध क्षमता है उसका उपयोग करके चीज़ों को कर लें। मुझे एक अच्छा लगा, सरकार ने कहा है रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट, लेकिन ये 25 किलोवाट की बात कर रहे हैं। मैंने 5 किलोवाट से प्रारंभ करवाया, उससे 20-25 हज़ार रुपये की आमदनी हो जाती थी, लेकिन व्यक्ति को कुछ लगाना नहीं पड़ता था। तो इससे हमारे नौजवानों के लिए बड़ा सहारा हो सकता था। पता नहीं उस योजना को क्यों अमेंड कर दिया, क्योंकि 25 किलोवाट लगाने का अर्थ है कि एक व्यक्ति के पास अच्छी खासी पूंजी होनी चाहिए, और इस काम को वही लोग कर पाएंगे जिनके पास कोई दूसरा स्टेब्लिश रोजगार है जहाँ से वो पैसा निकाल सकते हैं। तो इससे जो नए बेरोजगार हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन एक शुरुआत है अभी उसमें। एक संशोधन की बात मैंने चर्चा प्रारंभ की है, देखते हैं कैसे आगे बढ़ती है। मगर ये सब चीज़ें हैं जिन पर मैं आपसे इसलिए ये कह रहा, सॉरी वी हैव प्रॉब्लम, ट्रबल प्लेइंग दिस वीडियो। हेलो, दो तीन मिनट का था। ठीक है। तो मैं यूं ही आपसे चर्चा के तौर पर इन सब बातों को कह रहा हूँ। तो आपसे ये सब बातचीत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ इन सब बातों को चर्चा में लाएंगे। हमारे राज्य के अंदर हम सामूहिक तौर पर फैसले लेना हमने कम कर दिया है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो सामूहिक तौर पर फैसला लेने की आदतों को बढ़ाए, मिलजुल करके परामर्श के आधार पर फैसला लेने की परंपरा को बढ़ाए। आपने सोमेश्वर घाटी नाम से एक पेज प्रारंभ किया। ये इस बात का द्योतक है कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी सामूहिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इसके माध्यम से आप स्थानीय अपनी विकास की आवश्यकताओं को फोकस में लाएंगे। आप अपनी आवाज़ को सामूहिकता प्रदान करेंगे। आप अपनी आवाज़ को जनता की ताकत प्रदान करेंगे, और उससे आप अपना भी कल्याण करेंगे, अपने क्षेत्र का भी कल्याण करेंगे। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे बालम ने कहा कि एक सोमेश्वर घाटी के नाम से पेज प्रारंभ किया है, और हम चाहते हैं उस पर आप हमारे लोगों के साथ बातचीत करें। तो मैंने हामी भर दी, और आज आप सब लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला, क्योंकि आपने कोई सेट मुझे विषय नहीं दिया था। इसलिए मैंने सभी विषयों पर थोड़ा थोड़ा आपसे चर्चा की है, और एक बार इस चर्चा के जरिए आप में कुछ मंथन प्रारंभ होगा और आप फिर से मुझसे बातचीत करना चाहेंगे तो मैं स्वागत करूंगा।
फिर से आपके पास आऊँगा और आपसे बात करूँगा। तो मैं आप सब लोगों को इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय सोमेश्वर, जय गौरव। कई हमारे दोस्तों ने, टीम दान सिंह भंडारी ने हाँ, ये दान सिंह जी, मैंने बहुत सारी ये चीज़ें पहले कही थी, लेकिन ये रुक गई हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। जयपाल सिंह जाटव जी, थैंक यू। शक्ति जोशी जी, नगर पालिका चंबा से जुड़े हैं। दिनेश नेगी जी, जनों गाँव की हमारी सौगात है, धन्यवाद धन्यवाद। वो मौका मिला, आप लोगों ने मौका दिया, हम कर पाए। हाँ, ये भुवन जो कोसी नदी के संरक्षण की, जल संरक्षण की योजना हमने प्रारंभ की थी। मैंने एक डीएफओ थे हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन इस समय काम कितना बढ़ा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो भी है बहरहाल। हाँ, जय सीताराम, जय सीताराम। सुरेंद्र रावत जी, जय सीताराम। दिनेश नेगी जी, बहुत आप सब, मैं क्या प्रेरणा दूंगा, लेकिन आप सब लोग यदि लगेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जाकिर शकलानी जी, जय राजा पटवाल जी, जय सिया राम, बहुत अच्छा लगा। महिला के बिना तो भगवान अधूरे हैं, इसीलिए शिव बिना पार्वती, पार्वती बिन शिव अधूरे, ब्रह्मा बिन सरस्वती, सरस्वती बिन विष्णु, वो लक्ष्मी बिन विष्णु अधूरे। ये दिनेश नेगी जी, ये एडिशनल पीएससी से सीएससी की, ये तो हो गया था, सीएससी तो कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स की जो कमी है, वो वो मुझको बहुत चिंता कर रही है। राजा पटवाल जी, दिलीप रावत जी, दिनेश नेगी जी, ये जो स्वास्थ्य संबंधी आपने बात कही है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। और मुझे तो तकलीफ ये है कि मैंने जो 200 बेड का हॉस्पिटल यहाँ स्वीकृत किया था, महिला हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, उसी को गायब कर दिया। प्रेम रावत जी, भुवन। हाँ, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैं तो कह रहा हूँ ना कि हमने सीएससी कर दिया था, सीएससी तो है ही है, लेकिन जो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो एक सीएससी में होनी चाहिए थी, उनका न होना चिंताजनक है। उनका न होना चिंताजनक है। मैं आपकी की चिंता को समझता हूँ और मैं आपका साथ दूंगा। चंद्रमोहन राणा जी, मनोज जोशी जी, विजय सिंह चिंगा जी, भगवंत सिंह जी, कैलाश सिंह जी, राजेंद्र सिंह परिहार जी, भगवती प्रसाद जोशी जी, गणेश आर्या गणेश जी, धर्म सिंह नेगी जी, इकबाल राणा जी, कमलेश रमन जी, सुमित सोलंकी जी, सुमित सोलंकी जी, डोंट वरी, आई, हम तो गांधी के लोग हैं, हमारे वहाँ तो हेट के लिए किसी के लिए स्थान ही नहीं है। हाँ, और फिर गांधी जी ने कहा व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति के कामों से लोगों को घृणा करनी चाहिए।
जी, थैंक यू दीपक जी। शिक्षा भाकुनी जी, वीरेंद्र पवार जी, अगर उनका आपकी तकलीफ नेटवर्क की है। हाँ? सुनील सेन जी, मनोज जोशी जी, मनो धाम मेहरा जी, धाम बालम भाकुनी जी, बालम महेंद्र बोरा जी, हयात बोरा जी, जय सीताराम, मनोज कुमार जी। बहुत सरकारी पद जितने हैं वो शीघ्र भरे जाने चाहिए और नए अवसर पैदा किए जाने चाहिए। धन्यवाद जी। बालम अदिति परिहार जी, हरिहर पांडे जी। यदि कुछ कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर दें हरिहर पांडे जी। जितना मेरे से संभव था वो मैंने करने का प्रयास किया, और दूसरों की तुलना में देख लीजिएगा यदि दूसरे उससे बेहतर करें तो मेरे साथ मिल करके उनकी जिंदाबाद करिएगा। मोहित बेहरा जी, हरेंद्र मेहता हैरी जी, वीरेंद्र पवार जी। हाँ, ये कनेक्टिविटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब ये कह रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन वो नहीं बढ़ा रहे। जीत कार्की जी, कैलाश सिंह जी, हयात बोरा जी, देवी धूरा तो माँ देवी धूरा का अपना, माँ बाराई का अपना ही सब वो है। नमस्कार हयात बोरा जी, कैलाश सिंह रावत जी, सब लोगों को मेरा, राजेश पयाल जी, वीरेंद्र पवार जी, वीरेंद्र पवार जी, सबको मेरा नमस्कार। तो आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं देखूँगा इसके बाद भी यदि कुछ रह जाएगी बातें तो जिनको मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँ तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ। जय हिंद।